अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलहा स्पेस एकेडमी। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के एक और लेक्चर में आप सबको बहुत बहुत वेलकम। हमारा चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग कंटिन्यू है और आज जो है वो तीसरा लेक्चर कवर कर रहे हैं। और ये जो तीसरा लेक्चर है बेसिकली ये भी जो है वो टाइप ऑफ बॉन्ड से ताल्लुक़ है और वो है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। आज का जो लेक्चर है उसके अंदर हम लोग कोऑर्डिनेट या उसको दूसरे लफ्ज़ों में हम कहते हैं डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है ना, है तो ये कोवेलेंट ही लेकिन उसके अंदर डेटिव है या कोऑर्डिनेशन है किसी ना किसी चीज़ का, जो मैं अभी आपको समझाता हूँ। इंशाल्लाह बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा कोऑर्डिनेट और डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड। तो देखो ये जो बात है हमें पता है कि जो आयोनिक बॉन्ड बनता है उसके अंदर एक जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ करता है, गेन करता है। अच्छा, जो म्यूचुअल शेयरिंग होती है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग के अंदर होती है। यहाँ पे क्या मामला है, यहाँ पे ऐसा है कि एक ही जो एटम है वो शेयर करे पूरा का पूरा पेयर। ठीक है ना, एक ही एटम हो और वो शेयर करे पूरा जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है दूसरे को दे दे, यानी कोऑर्डिनेशन करे, तो या डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड भी कहलाता है। ठीक है ना, जब फर्स्ट टाइम इसको डिस्कवर किया गया था तो ऐसे बॉन्ड को कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है ना, और ये किन ग्रुप्स के अंदर हो रहा है, इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताता हूँ। तो एटम जिनका ताल्लुक है ग्रुप 5A से, वो जिनका ताल्लुक है ग्रुप 6A से, और वो जिनका ताल्लुक है 7A से। ठीक है ना, इन एटम्स की खास बात यह है कि इनके जो वैलेंस शेल हैं वो तो शेयरिंग हो गई है। ठीक है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है उन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया है, लेकिन जो इनका रिमेनिंग पेयर होता है ना, इन्हीं एटम्स का इन ग्रुप के अंदर जो रिमेनिंग पेयर होता है, अगर वो भी काम में लिया जाए, ठीक है ना, बॉन्ड बनाने के काम में लिया जाए, वो जो रिमेनिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसे लोन पेयर भी कहा जाता है, मैं आपको समझाता हूँ, इसको लोन पेयर भी कहा जाता है, तो वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। ठीक है ना, और इसमें क्या होता है, इसके अंदर शेयरिंग होती है पूरे के पूरे पेयर की। यानी कि मेन जो बात है समझने वाली वो ये है कि इसके अंदर क्या होता है, शेयरिंग होती है, शेयरिंग ऑफ पेयर, इलेक्ट्रॉन का पूरा पेयर विद अनदर एटम, दूसरे एटम के साथ। एक ही एटम का पूरा पेयर जो है वो जाके शेयर हो रहा है किसी दूसरे एटम के साथ, और वो जो दूसरा एटम है हैविंग एन एम्प्टी ऑर्बिटल, उसका जो ऑर्बिटल है वो दरअसल क्या है, वो एम्प्टी है। तो इस तरीके से यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ने बाकायदा कोऑर्डिनेशन करा, एक एटम ने बाकायदा कोऑर्डिनेशन करा, इस वजह से इसको कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है, या इसको डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है। ठीक है ना, यानी कि पूरा का पूरा जो आमतौर पे हमने क्या देखा था कोवेलेंट के अंदर, हमने देखा था कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर हुआ, एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ और वो इलेक्ट्रॉन दोनों न्यूक्लियाई के गिर्द जो है वो रिवॉल्व करते रहे और इस तरीके से बॉन्ड बन गया। यहाँ पे पूरा का पूरा एक पेयर जो है वो एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक एटम दे रहा है, और दूसरा का जो है वो उस पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है। और इसी वजह से हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे एक एटम जो है बाकायदा कोऑर्डिनेशन कर रहा है, दूसरा एटम के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, ताउन कर रहा है, इसी वजह से इसको कोऑर्डिनेट या डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। जिसके जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको समझने के लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, कुछ जो डेफिनेशंस हैं उनको जो है वो आप समझिए। सबसे पहले डोनर किसे कहा जाता है, ठीक है ना, फिर बात समझ में आएगी, क्योंकि बार बार ये वर्ड यूज़ होते हैं तो ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। डोनर वो एटम है जो कि प्रोवाइड कर रहा है, डोनर इज़ द एटम प्रोवाइडिंग द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स को कर रहा है ताकि बॉन्ड बने, टू मेक अप डेटिव बॉन्ड। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं डोनर, जो कि नाम से ज़ाहिर है उसको हम डोनर कहेंगे क्योंकि वो डोनेट कर रहा है इस वजह से। अच्छा हाँ, एक बात ये है डोनर के हवाले से आप याद रखिएगा कि डोनर जो है ये बात लाजमी है कि उसके पास अनयूज्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये बड़ी अहम बात है कि डोनर के पास क्या होना चाहिए, मस्ट हैव अनयूज्ड, एक ऐसा पेयर जो कि इस्तेमाल ना हुआ हो। ठीक है ना, एक ऐसा पेयर होना चाहिए अनयूज्ड
पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का अनयूज्ड पेयर होना चाहिए, तभी वो डोनेट कर सकता है। मतलब आप खुद देखो ना कि डोनेट करने के लिए आमतौर पे जो लोग डोनेट करते हैं, पैसा डोनेट कर रहे हैं, उनके पास पैसा एक्स्ट्रा होगा तो डोनेट करेंगे ना। अगर अपनी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही तो कैसे डोनेट कर पाएंगे। इस वजह से डोनर के पास अनयूज्ड, जो कि अभी वो इस्तेमाल नहीं कर रहा है, उसकी उसे ज़रूरत नहीं है, ऐसा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये तो हो गया डोनर के बारे में। अब दूसरी जो चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए वो क्या है, वो है एक्सेप्टर। और नाम से जाहिर है, एक ने डोनेट किया तो दूसरे ने क्या किया, दूसरे ने एक्सेप्ट करा। ये वो एटम है, ठीक है, द एटम शेयरिंग, ये क्या करेगा, ये शेयर करेगा द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पेयर को जो शेयर कर रहा है, किससे, फ्रॉम द डोनर, इज़ नोन एज, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एक्सेप्टर। क्योंकि बेसिकली वो क्या कर रहा है, बेसिकली वो एक्सेप्ट कर रहा है। तो अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो वो एक्सेप्टर कहलाएगा। तो इनके बारे में जो है ना, ये आपको दोनों क्लियर होने चाहिए। ठीक है ना, कि भाई क्या चीज़ है, डोनर वो है जो कि डोनेट कर रहा है, और एक्सेप्टर वो है जो क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है ना। और इसी तरीके से एक और बात आपको पता है ना, कि ये जो हम बार बार वर्ड यूज़ कर रहे हैं, लोन पेयर, ठीक है ना, ये लोन पेयर क्या है, इसको भी डिफाइन कर देते हैं। ठीक है ना, कि हो सकता है एमसीक्यूज़ में काम में आ जाए और आप लोग कंफ्यूज हो जाओ कि लोन पेयर किससे कह रहे हैं। तो लोन यानी कि अनयूज, जो कि इस्तेमाल नहीं हुआ। मैंने अभी आपको बताया कि अनयूज्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना, जो अनयूज्ड पेयर था ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कि ये फॉर्म कर रहा है, बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है, उसी को हम क्या कह रहे हैं, उसी को हम कह रहे हैं लोन पेयर। ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड से मुराद हो गई कि एक एटम जो है वो अपना पूरा का पूरा जो अनयूज्ड इलेक्ट्रॉन्स का पेयर है उसको दूसरे को दे रहा है, और जो दे रहा है वो डोनर है, जो एक्सेप्ट कर रहा है वो एक्सेप्टर है। और डोनर के पास लाजमी सी बात है अनयूज्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम कहते हैं लोन पेयर। ठीक है जी, ये बात हो गई हमारे पास डेफिनेशंस से रिलेटेड, सारी की सारी जो डेफिनेशन इस्तेमाल हो रही हैं। अच्छा, हाउ टू रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, हाउ टू रिप्रेजेंट, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो तरीक़ेकार हैं वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि इसमें सबसे जो कॉमन तरीक़ेकार है वो हम कर सकते हैं बाय एन एरो, एक एरो को इस्तेमाल करके हम इसको शो करते हैं। ठीक है ना। और इस एरो की ख़ास बात यह है कि कहाँ से कहाँ जा रहा होता है। हमने बताया कि दो एटम्स होते हैं, एक डोनर होता है, दूसरा कौन सा होता है, ये आगे मिसाल के तौर पे कोई भी डोनर, और ये आ गया एक एक्सेप्टर जो एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये जो एरो होते हैं बेसिकली कहाँ से कहाँ जाते हैं, ये जाते हैं डोनर से एक्सेप्टर की तरफ। डोनर से एक्सेप्टर की तरफ जा रहा होता है तो आप फ़ौरन समझ जाएंगे कि जिसकी तरफ से एरो जा रहा है वो डोनर है, उसने लोन पेयर डोनेट किया है, एक्सेप्टर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है ना। लेकिन एक और भी तरीक़ेकार है, हम एक स्ट्रेट लाइन से भी इसको शो कर सकते हैं। तो दूसरे तरीक़ेकार भी मैं लिखवा ही देता हूँ, बाय अ लाइन, एक लाइन के ज़रिए कर सकते हैं। लेकिन लाइन तो हम कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं। तो कैसे फ़र्क करेंगे, तो याद रखो यहाँ पर सिर्फ क्या होगा, अगर दो एटम हैं, ठीक है ना, या चलो वो दोनों एटम के नाम भी बता देता हूँ, एक डोनर होता है हमें पता है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है एक्सेप्टर। तो अगर हमें एक एटम डोनर है और एक आगे एक्सेप्टर, तो हम उसको एक लाइन के ज़रिए भी शो कर सकते हैं, एरो के बिना भी शो कर सकते हैं। लेकिन याद रखो उसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें हमें चार्ज भी जाहिर करना पड़ेगा। जो डोनर है उसके साथ हमें पॉजिटिव चार्ज लिखना पड़ेगा, और जो एक्सेप्टर है उसके साथ हमें नेगेटिव साइन लिखना पड़ेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, एक्सेप्टर ने जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लिया तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, डोनर ने उनको डोनेट कर दिया तो उनके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है ना। यानी कि एक बात तो आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं जो हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है, डेटिव बॉन्ड होता है, उसमें कहीं ना कहीं कोवेलेंट बॉन्ड की भी जो आयनिक कैरेक्टर है वो भी शामिल होता है। क्योंकि आप देखो पॉजिटिव नेगेटिव आ गए हैं, और ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको कोवेलेंट के अंदर दिया था जब मैं आपको पोलर एटम्स के बारे में समझा रहा था। ठीक है ना। तो रिप्रेजेंटेशन भी हो गई, डेफिनेशंस भी हो गई। अब फाइनली जो है वो कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल 100% क्लियर हो जाए कि किस तरीके से काम चल रहा है। तो एग्जांपल्स में सबसे पहली एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड की एक मिसाल है। जो कि होती है POCl3।
ठीक है ना, सी लिखा हुआ है ये, अगर तो चलो मिक्सअप हो गया बच्चों से। तो POCl3 जो है इसको हम स्टडी कर सकते हैं, ये कहलाता है फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। इसके अंदर क्या होता है, देखो फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस के पास जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना, ये आ गया हमारे पास फॉस्फोरस। हाफ शेल के अंदर इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो क्या होगा, वो जो है वो क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेगा। किस तरीके से बना लेगा, एक क्लोरीन मिसाल के तौर पर इधर आ गया, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, और एक इसके पास होगा और एक फॉस्फोरस के साथ बॉन्ड बन गया इधर, ठीक है ना। एक क्लोरीन इस तरफ आ गया, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर एक और बॉन्ड बन जाता है। और इसी तरीके से यहाँ पर भी ऐसे ही हो जाएगा, क्लोरीन जो है वो बॉन्ड बना लेगा, यानी 3 क्लोरीन जो है फॉस्फोरस के साथ बॉन्ड बना लेंगे। अब देखो फॉस्फोरस के कितने इस्तेमाल हो गए, एक इधर आ गया, एक इधर इस्तेमाल हो गया, एक इधर इस्तेमाल हो गया, 5 होते हैं। तो अभी इसके पास कितने बच गए, इसके पास बच गए 2 लोन पेयर। अब ये क्या करेगा, ये डोनेट करेगा किसको, ये डोनेट करेगा ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को अपना जो है ऑक्टेट रूल मुकम्मल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये फॉस्फोरस ने इसको डोनेट कर दिए, और नतीजे में जो हमें बना वो हमें मिला वो है फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। और इससे बेहतर तरीके का मैंने आपको बताया हम कैसे जाहिर कर सकते हैं, इसको हम जाहिर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एरो। तो एरो से जब शो करेंगे तो आप देखोगे बहुत आसानी नज़र आएगी आपको। हमने क्या करा, सबसे पहले ये आ गया क्लोरीन, और क्लोरीन ने यहाँ पे बॉन्ड बनाया, किसके साथ, क्लोरीन ने बॉन्ड बना लिया फॉस्फोरस के साथ। फिर एक और क्लोरीन ने बॉन्ड बना लिया फॉस्फोरस के साथ, यहाँ पर ही बॉन्ड बन गया क्लोरीन का। और 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर भी इसी तरीके से आ जाएगा, क्लोरीन ने बॉन्ड बना लिया। और ये डोनर है, तो डोनर से एरो कहाँ जाता है, वो जाता है एक्सेप्टर की तरफ, और एक्सेप्टर के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सेप्टर के अंदर हमारे पास आ जाएगा ऑक्सीजन। और बाकी ऑक्सीजन के 6 तो पहले से थे, 2 और चाहिए थे। तो इस तरीके से हमारे पास बन गया है फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। और जो दूसरा जो आखिरी तरीक़ेकार मैंने आपको बताया वो क्या था कि ज़रूरी नहीं हम एरो से शो करें, हम इसको लाइन से भी शो कर सकते हैं। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, हम इसको एक लाइन से शो करते हैं, ये आ गया, ठीक है ना, चारों तरफ लाइन बना ली, इस तरफ आ गया क्लोरीन, इस तरफ आ गया क्लोरीन, इस तरफ भी आ गया क्लोरीन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर जो है वो हमारे पास ऑक्सीजन आ जाएगा, और ऑक्सीजन आ गया तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब फिर मैंने क्या बताया था, डोनर पे पॉजिटिव चार्ज लगा देते हैं। तो डोनर हमारे पास फॉस्फोरस था, और जो एक्सेप्टर है क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लिया, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये तीनों तरीक़ेकार हैं, तीनों तरीक़ेकार से शो करते हैं, बट एरो वाला मैं खुद प्रीफर करता हूँ, तो मैं स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ आप इसी को फॉलो करो। ये थी हमारी पहली मिसाल फॉर फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। नाउ सेकंड एग्जांपल हमारे पास होगी नाइट्रोमीथेन की। नाइट्रोमीथेन में भी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, किस तरीके से, CH3, और हमारे पास आ गया है NO2। नाउ यहाँ पे जो बन रहा है वो कार्बन, और सबसे पहले हाइड्रोजन का जो बन रहा है बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी आ गया कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है। एक बॉन्ड इधर बन गया, एक बॉन्ड इधर बन गया, एक बॉन्ड इधर बन गया, ठीक है जी। तो कार्बन के पास 4 बॉन्ड बनने चाहिए, है ना, ऐसे ही है। तो यहाँ पे एक जो बनेगा वो बन जाएगा नाइट्रोजन के साथ, ये आ गया हमारे पास नाइट्रोजन। तो 2 बॉन्ड जो है वो इधर बन जाएंगे ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। और ऑक्सीजन तो 2 की ज़रूरत थी, तो 2 जो है वो बॉन्ड बन गए इधर ऑक्सीजन के साथ। और यहाँ पर क्या हो गई कहानी, यहाँ पर ये हो गया कि एक और ऑक्सीजन है, और इसको कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए होता है, इसको कंप्लीट करने के लिए 1 2 3 4 5 6, इसको 6 चाहिए होते हैं, सॉरी 8 चाहिए होते हैं, मतलब 2 की ज़रूरत है। तो वो यहाँ से जो नाइट्रोजन है वो कर देगा डोनेट, ठीक है ना, ये बात कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरीके से अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक ऑक्सीजन के साथ तो डबल बॉन्ड बना हुआ नज़र आ रहा है, और दूसरे ऑक्सीजन को उसने डोनेट कर दिया है। किस तरीके से, दूसरे तरीके से बात को समझ लो। दूसरे तरीके से क्या करेंगे, ये आ गया कार्बन, कार्बन का एक बॉन्ड आ गया हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पर भी आ गया एक बॉन्ड हाइड्रोजन, इधर भी आ गया हाइड्रोजन। अब एक नाइट्रोजन का बॉन्ड इधर बन गया, और एक डबल बॉन्ड इसने बना लिया है ऑक्सीजन के साथ। और फिर इसने क्या कर दिया है, जो दूसरे ऑक्सीजन के साथ इसने बॉन्ड बनाया है वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है, यानी कि यहाँ पर उसने डोनेट कर दिया है अपना लोन पेयर। तो इस तरीके से नाइट्रोमीथेन बना। और जो तीसरा तरीक़ेकार है जो कि लाइन वाला होता है उसको भी समझ लेते हैं नाइट्रोमीथेन का। एज इट इज़ कार्बन का बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड आ गया, यहाँ पर एक आ गया नाइट्रोजन के साथ, और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना है। और अगर आप एक बॉन्ड के ज़रिए ज़ाहिर करोगे, यानी कि स्ट्रेट लाइन के ज़रिए, तो ऑक्सीजन आएगा, लेकिन फिर वही बात है, हमें चार्ज लाजमी मेंशन करना पड़ेगा।
डोनर के ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज यानी कि नाइट्रोजन के ऊपर, और ऑक्सीजन पर आ जाएगा नेगेटिव। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है इन नाइट्रोमीथेन, ठीक है ना, नाइट्रोमीथेन में। और इसी तरीके से फाइनली अब क्या करेंगे, एक मिसाल और देखेंगे इंशाल्लाह, इससे फिर बात मुकम्मल हो जाएगी हमारी। और ये सबसे कॉमन है अमोनियम आयन। अमोनियम आयन तो मतलब समझ लो जो उसको भी हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बताते हैं, सबसे पहले जो उसके जहन में आता है वो आता है अमोनियम आयन। अमोनियम आयन जो है वो NH4 पॉजिटिव होता है, और इसके अंदर जो बनेगा किस तरीके से, एक नाइट्रोजन को अपनी वैलेंसी मुकम्मल करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो एक हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे बन गया बॉन्ड, एक हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे बन गया बॉन्ड, ठीक है, और एक हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे बॉन्ड बन गया, और फिर फाइनली ये आ जाएगा हमारे पास एक H पॉजिटिव, ठीक है, 1 2 3 4 और 5 6 यहाँ पे नाइट्रोजन, और ये आ जाएगा चौथी की, जो चौथा बॉन्ड इसने बनाना है, तो यहाँ पर आ जाएंगे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन। और इसी को अगर मैं एरो की फॉर्म में करना चाहूँ, इसने कैसे अपना डोनेट करा है, ये एक्स्ट्रा जो इसने डोनेशन किया यहाँ पर हाइड्रोजन, बल्कि नाइट्रोजन बना लेते हैं पहले, नाइट्रोजन के साथ ये तो नॉर्मल बॉन्डिंग आ गई, NH3 तो होता ही है, साथ साथ अब इसने क्या किया, इसने डोनेट कर दिया अपना एक लोन पेयर हाइड्रोजन को, ठीक है। तो इस तरीके से शो कर सकते हैं। और तीसरा तरीका जो लाइन वाला तरीक़ेकार है उसको भी हम कह सकते हैं पॉजिटिव, बल्कि वो तो है ही पॉजिटिव। तो नाइट्रोजन आ गया, हाइड्रोजन आ गया, इधर भी हाइड्रोजन आ गया और इधर भी हाइड्रोजन आ गया। तो आम तौर पे NH4 कम्प्लीटली पॉजिटिव ही होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास अमोनियम आयन के बारे में। तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बस इतना ही है, और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और बाकी जो मैंने आपको बताया, इससे पहले आपने आयनिक और कोवेलेंट को लाजमी तौर पे समझना है, ताकि बॉन्डिंग वगैरह क्लियर हो जाए, और फिर हम आगे जाके सिग्मा पाई बॉन्ड और शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स वगैरह को समझ सकें। अगर कोई कन्फ्यूजन है, कुछ पूछना है, तो लिखो कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।